अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब आपको एक एग्जांपल दी जा रही है। इस एग्जांपल को आप लोग समझे। आउटब्रेक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स विदाउट प्रिपरेशन। कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती आने वाले ख़तरात के लिए। तो उनकी प्लानिंग ना करने की वजह से, उनकी प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड ना होने की वजह से वो कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा क्या कर लेती है, सफ़र कर लेती है, ठीक है, जो कि किसी ख़ास किस्म की बीमारी का शिकार हुई होती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास फर्स्ट केस रिपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ जिसमें तकरीबन मतलब अच्छा अच्छा 4 डे पर जो है आपके पास, अच्छा जी, 1 से शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब यह है कि फर्स्ट डेट से एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो फर्स्ट डेट से केस रिपोर्ट हुआ, लेकिन अभी तक जो है उसके लिए किसी किस्म की जो है प्रॉपर स्टेप नहीं लिया गया है, ठीक है, या प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है। तो इसी तरह से यही प्रॉब्लम जो है फर्स्ट केस यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट केस रिपोर्ट होने के बावजूद इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, ठीक है। प्रॉपर इसके लिए जो है मैनेजमेंट नहीं की गई है। तो इस तरह से ये बीमारी जो है ये फैलेगी और इस तरह से इस पूरे यहाँ तक जो है इसने क्या किया, यहाँ तक इसने पूरे पॉपुलेशन को क्या कर लिया, पूरी पॉपुलेशन को यहाँ तक जो है इसने क्या कर लिया, इसने इफ़ेक्ट कर लिया है। मतलब 16 डे पर इतना पॉपुलेशन जो है इफ़ेक्ट हुआ था, इतना पॉपुलेशन जो है ये इफ़ेक्ट हुआ है। यहाँ पर जो एरिया आपके पास है ये सारा पॉपुलेशन जो है ये बीमारी के जद में आ चुका है, लेट डिटेक्शन की वजह से, ठीक है। लेट डिटेक्शन अब हो गई है, ठीक है। फर्स्ट केस कब डिस्कवर हुआ था? फर्स्ट केस जो है 4 डेट को डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और इसी तरह से 16 डेट पर जो है उस केस की डिटेक्शन हो जाती है कि ये मसला आखिर क्या है। अब 16 डेट पर डिटेक्शन हुई, तो डिटेक्शन होने के बाद जाहिर बात है अब वो लोग जो है हेल्थ केयर मेंबर जो है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, इसके लिए जो है प्रॉपर क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर इंटरवेंशन जो है वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो जब तक वो कोई इंटरवेंशन डिसाइड करते हैं तब तक जो है इसने पूरी जो पॉपुलेशन है उसको क्या किया होता है, उसको अपने लपेट में ले लिया होता है। और फिर बहुत कम ही एरिया जो है वो बच जाती है हेल्थ केयर मेंबर के पास के वो जो है उनको जो है इंटरवेंशन जो है उन पर इम्प्लीमेंट करे और उनको जो है उस बीमारियों से बचाए। तो बेसिकली इस डायग्राम में आपको क्या बताया जा रहा है इसको आप अंडरस्टैंड करें। बेसिकली इस डायग्राम में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप पहले से किसी भी किस्म की बीमारी के लिए जो है प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है, पहले से किसी भी किस्म की बीमारी के लिए प्रिपेयर्ड रहें, तो जैसे ही आपके पास कोई केस जो है वो रिपोर्ट होगा, ठीक है, तो आप उस केस को जल्दी से, बहुत टाइम से पहले उसको आप क्या कर लेंगे, उसको आप डिटेक्ट कर लेंगे। जब आप उसको उसी टाइम डिटेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए और उस बीमारी पर काबू पाने के लिए। सो जितना जल्दी आप केस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके लिए आप जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके लिए आप स्टेप्स लेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आप पॉपुलेशन को क्या कर सकेंगे, बचा सकेंगे, उतनी ही ज़्यादा लोगों को जो है आप उस बीमारी के जद में आने से क्या कर सकेंगे, महफूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 डेट पर जो है एक केस रिपोर्ट हुआ, इसी तरह से फिर सेवन्थ ही, मतलब उसके 3 दिन बाद ही उसको मुकम्मल तौर पर डिटेक्ट किया गया। 7वें दिन मतलब 7 डेट पर उसको डिटेक्ट किया गया और इसी तरह से फिर 16 डेट पर या 14 डेट पर जो है उस पर मुकम्मल तौर पर जो है उसके लिए जो है स्टेप्स लिए गए, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की गई, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को मैनेज करना शुरू किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स हेल्थ केयर मेंबर्स ने जो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से क्या हुई, महफूज हुई और उस बीमारी के जद में नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो हेल्थ केयर मेंबर्स है
उनको चाहिए कि वो हर तरह की बीमारियों के लिए, हर तरह के सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहे, ठीक है। पहले से जो है उनके पास प्लानिंग जो है वो मौजूद हो, पहले से उनके पास जो है हर तरह की इंटरवेंशन मौजूद हो, ताकि जैसे ही कम्युनिटी में कोई केस जो है वो रिपोर्ट होता है, उसके लिए जो है वो क्या करे, फौरी इकदाम करे और उस बीमारी को फैलने से पहले ही उसको जो है क्या किया जाए, उस पर काबू पाकर उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो कम्युनिटी होगी वो उस बीमारी से महफूज रहेंगी। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन की। डेटा जो है आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? तो डेटा कलेक्शन के बहुत सारे सोर्सेज आपके पास है। मोर्टेलिटी रिपोर्ट आपके पास आ जाता है। मोर्टेलिटी से मुराद ये है कि किसी पॉपुलेशन में अमवात की जो शरह है वो क्या है, लोग जो है कितनी तादाद में एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान उनकी मौत हो रही है, कितने लोग जो है पर डे या पर मंथ में जो है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो मोर्टिलिटी रिपोर्ट से जो है आप किसी कम्युनिटी की जो हेल्थ स्टेटस है उसको मालूम कर सकते हैं। मॉर्बिडिटी से मुराद ये है कि 1 वीक के अंदर कितने केसेस जो है डिजीज़ के रिपोर्ट होते हैं। अगर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं तो मतलब ये है कि जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का जो माहौल है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है बीमारी के जद में आ रहे हैं। इसी तरह से एपिडेमिक रिपोर्ट हो गया या रिपोर्ट ऑफ लेबॉर्ट्री यूटिलाइजेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह से रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल केस इन्वेस्टिगेशन, आप किसी एक बीमारी को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो डिजीज़ है उसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। या इसके अलावा स्पेशल सर्वे आप कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में पर मंथ में कितने एडमिशन होते हैं, या कितने डिजीज़ जो है वो पर मंथ में रजिस्टर्ड होते हैं, या कितने सीरोलॉजिकल सर्वे होते हैं, ठीक है। तो इससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल रिजर्वायर एंड वेक्टर, एनिमल रिजर्वायर या जो वेक्टर है उसके बेस पर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिमोग्राफिक डेटा से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या एनवायरमेंटल डेटा से आप जो है अपने मतलब का डेटा जो है क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ वो तमाम सोर्सेस है जिससे आप स्टूडेंट जो है क्या कर सकते हैं, डेटा आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देती है। तो ये उसका एक ग्राफ है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। मतलब आप लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो दूसरे ऊपर वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचता है। तो इसमें पहले नंबर पर सर्वाइवर, जो सर्वे करने वाला होता है, ठीक है, वो आता है इन्वेस्टिगेटर जिसे हम कहते हैं। तो रिपोर्टर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो अपने लोकल जो सिस्टम होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। लोकल सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके अपनी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपने मुल्क की जो बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है उन तक डेटा पहुंचाती है। अब ये स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होती है ये क्या करती है, ये कंट्रोल डिजीज सेंटर को क्या करती है, कंट्रोल डिजीज सेंटर को अपना रिपोर्ट जो है वो भेज देती है, और फिर यही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिपोर्ट देती है कि पॉपुलेशन में इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो फिर ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके लिए प्रॉपर इकदाम करती है, और फिर उसी तरीके से पहले सीडीसी को आती है, फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को आती है, फिर लोकल हॉस्पिटल वगैरह को आती है, फिर हेल्थ केयर मेंबर्स को आती है, और हेल्थ केयर मेंबर्स फिर नॉर्मल कम्युनिटी पर क्या करती है, जो आम कम्युनिटी होती है उस पर इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जाती है, ठीक है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स, वाइटल स्टेटिस्टिक्स किसे कहते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक्स सर्विलेंस क्या है, व्हाट इज वाइटल स्टेटिस्टिक्स सर्विलेंस। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि वी एस एस स्टैंड फॉर व्हाट, वी एस एस स्टैंड फॉर वाइटल स्टेटिस्टिक सर्विलेंस, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ डेथ एंड बर्थ, अ बेसिक बट क्रिटिकल कॉर्नरस्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, ठीक है।
मतलब डेथ और बर्थ के हवाले से हम जो रिकॉर्ड लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इस तरह की जो सर्वे होती है इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक सर्विलेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक हेल्थ इंडिकेटर आपके पास डेथ और बर्थ है। ठीक है, मतलब बर्थ रेट और डेथ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पॉपुलेशन की जो कंडीशन है उसको डिफाइन करने में। ठीक है, अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट जो है या डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो इससे पता चलेगा कि उस पॉपुलेशन की जो हेल्थ सर्विसेज है वो नाकारा है, वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही और इस वजह से लोगों की अमवात बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है, ठीक है, वो हाई है, तो इससे भी ये पता आपको चलेगा कि उस कम्युनिटी में प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के हवाले से लोगों को जो है किसी किस्म की एजुकेशन नहीं दी गई है। ठीक है, इसी तरह से बर्थ रेट ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा होंगी तो इसकी वजह से पॉपुलेशन उस कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ेंगे। ठीक है, जब वो कम पड़ेंगे तो लोगों को फिर सरवाइव करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मसले जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से इसको वाइटल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बर्थ एंड डेथ के हवाले से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो सर्वे करते हैं, तो इसको हम वाइटल स्टेटिस्टिक सर्वेलेंस कहते हैं। इसमें मोर्टेलिटी डेटा ओवर पास्ट सेंचुरी शो डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, रेट ऑफ डेथ फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस केसेस रिमेन स्टेडी। ठीक है, over past century show decrease in rate of death due to infectious disease। infectious diseases की वजह से इसमें कमी आने की वजह से जो मोर्टेलिटी डेटा है, मतलब अमवात की जो शरह है, अमवात के हवाले से जो इंफॉर्मेशन जो है पास्ट सेंचुरी से मिलती आ रही थी, तो उसमें क्या आई है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, क्यों कमी आई है, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें कमी आई है, इस वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुई है। रेट ऑफ डेथ फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस केसेस रिमेन स्टडी, और इसी तरह से जो नॉन इन्फेक्शियस केसेस है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो अमवात का शरह है तो वो क्या है, वो उसी तरह से स्लो है। ठीक है, मतलब जारी है लेकिन इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है। इसी तरह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब नंबर ऑफ डेथ अमंग इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ, हर 1000 लाइव बर्थ में कितने इन्फेंट जो है उनकी डेथ होती है। ठीक है, इन्फेंट्स का मैंने आपको बताया था कि 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर इस उम्र के जो बच्चे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं, और पैदा होने से लेकर 1 महीने के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको हम न्यूनेट्स कहते हैं। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है ये क्या है, लॉन्ग यूज एज इंडिकेटर ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है तो ये भी क्या है, पॉपुलेशन हेल्थ के लिए ये एक इंडिकेटर के तौर पर यूज होता चला आ रहा है। बर्थ डेटा यूज टू मॉनिटर इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म बर्थ, रिस्क फैक्टर फॉर वेराइटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम। इसी तरह से जो बर्थ के हवाले से हम जो डेटा गैदर करते हैं, तो इसके ज़रिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम बेसिकली प्री टर्म बर्थ देखते हैं। प्री टर्म किसे कहते हैं, टाइम से पहले जो डिलीवरी होती है, बच्चे पैदा होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्री टर्म कहते हैं या इमेच्योर बर्थ कहते हैं या इमेच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो इसकी हवाले से डेटा गैदर करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए हम बर्थ डेटा जो है ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और इसी तरह से बच्चों के हेल्थ के हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए बर्थ डेटा जो है इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास वाइटल स्टेटिस्टिक सर्विलेंस में हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वाइटल स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इसको हमने पढ़ा हुआ है भी है। इन पाकिस्तान वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर वेरिएबल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट, सॉरी, अवेलेबल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है, निप्स जो है ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि निप्स स्टैंड फॉर व्हाट्स, निप्स स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, जो कि इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में है। ठीक है,
कैपिटल इस्लामाबाद में है। सो ये क्या करती है, ये वाइटल स्टेटिस्टिक्स के हवाले से डेटा जो है ये गैदर करती है और यहाँ से आपको वाइटल स्टेटिस्टिक्स के हवाले से डेटा मिलेगा। इन पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे आर कंडक्टेड ईच ईयर एंड पब्लिश बाय निप। ठीक है, हर साल जो है पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक और हेल्थ के हवाले से जो सर्वे है वो की जाती है और इसके हवाले से जो डेटा पब्लिश किया जाता है तो वो कौन करता है, वो निप्स करता है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे देखें तो इसके बाद आपके पास जो दूसरा स्टेप आता है वो डिजीज़ रिपोर्टिंग या सर्विलेंस है। सो अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू स्ट्रेंथन नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस सिस्टम कुड इंक्लूड। इसमें हम क्या करते हैं, डिजीज़ के हवाले से जब हम रिपोर्ट गैदर करते हैं तो रिपोर्ट गैदर करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करते हैं। उसमें पहला स्टेप आता है असेसमेंट। आप सबको पता है कि असेसमेंट में हम डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, डेटा गैदर करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद उससे हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने के बाद उसके बेस पर हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवाल्वेशन करते हैं। सही है, ये सब कुछ हम असेसमेंट में करते हैं। दूसरा काम प्रियोरिटाइजेशन। प्रियोरिटाइजेशन किसे कहते हैं, मतलब प्रायोरिटी देना। आपको कोई कहे कि आपके लिए हम दोनों में से कौन इम्पोर्टेंट है तो आप कहते हैं कि सर अब्दुल्ला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हमें स्टडी वो हमें लेक्चर्स देते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे क्या दी, आपने मुझे अहमियत दी। किसी चीज़ को जब आप अहमियत देते हैं तो इस अमल को प्रियोरिटाइजेशन कहते हैं। सही है, इसी तरह से हाँ जी बिल्कुल यही बात है। मैंने बाकी स्टूडेंट से आपको अलग किया हुआ है और मैंने आपको एक इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि आप पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैंने उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन हर एक बंदा जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक है। हर एक बंदा जो है अपने लिए अच्छाई बुराई का जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन करने में आज़ाद है। तो सबको मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी। तो आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया है और कुछ लोगों ने नहीं उठाया है, तो अब उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। सो इसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास आता है स्वॉट एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। स्वॉट किसे कहते हैं, एमसीक्यूज में ये भी आपसे पूछ सकते हैं, आ सकता है और आपको कह सकते हैं कि ये हमें ऑर्डर का, इसका जो प्रॉपर ऑर्डर है वो हमें बताए। सो एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W stand for weakness, O stand for what? O stand for what? अच्छा जी, अपॉर्चुनिटी। O stand for opportunity and T stand for strength, sorry thread। so SWOT एनालिसिस, हाँ जी, SWOT एनालिसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम की जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस है उसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मौजूद है, कौन से प्रॉब्लम जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। तो अगर जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हो तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं तो मतलब ये है कि वो क्या है, वीक है। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सॉरी ऐसे कौन से काम हम कर सकते हैं, ऐसे कौन से हमारे पास मौके मौजूद है जिसके ज़रिए, जिसको हम यूज़ करके हम इन प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है किन चीज़ों का ख़तरा है, किन चीज़ों से जो है हमें थ्रेड हो सकती है। तो स्वॉट एनालिसिस में हम बेसिकली इन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड, इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। इसी तरह से डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, हम क्या करते हैं, एक्शन प्लान करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको फिर मॉनिटर करते हैं और एट द एंड उसकी हम इवाल्वेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी, ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी आपको पता है।
तो इसको अगर हम देखें तो असेसमेंट के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि असेसमेंट में हम बेसिकली डेटा को गैदर करते हैं। डेटा को गैदर करने के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के बाद उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद उससे डिसीजन लेकर उसके बेस पर प्लानिंग करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी हम इवाल्यूएशन करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको इस असेसमेंट में बताया गया है। दूसरा काम आपका क्या होता है, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन। आपने जो प्लानिंग की होती है, ठीक है, मतलब आप फ्यूचर में क्या करेंगे इस प्रॉब्लम के साथ, इस प्रॉब्लम के लिए आपने कोई हल जो है वो ढूंढा है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद आपका जो तीसरा काम होता है वो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना आता है कम्युनिटी पर, ठीक है। अब जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो जाहिर बात है उसको आप मॉनिटर भी करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ तो इससे मेरी कम्युनिटी पर क्या असरात पड़ रहे हैं। आया मेरी कम्युनिटी इससे बेहतरी की तरफ जा रही है या मज़ीद उसमें किसी किस्म की ख़राबी आ रही है। तो मतलब ये है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, और एट द एंड आखिर में आप क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं कि मैंने जो प्लानिंग की थी, जो इम्प्लीमेंटेशन की थी, उससे मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा, उसके नतायज क्या आए हैं। तो ये सब कुछ आप इवाल्वेशन में करते हैं और उसके जो इम्पेक्ट होते हैं उस असरात को आप क्या करते हैं, इवाल्वेशन में देखते हैं। सही है। अच्छा जी। तो मॉनिटरिंग में आपको वही बातें बताई गई है जो कि मैंने आपको कहा, तो इसको सिर्फ हम रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। Monitoring is the conduct of surveillance and response system routine and continuous refer to the routine and continuous tracking of the implementation of planned surveillance activities and of the overall performance of surveillance and response। मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली मॉनिटरिंग में जब आप किसी को मॉनिटर करते हैं तो मॉनिटरिंग के दौरान आप देखते हैं कि मैंने इनको जो काम दिया है आया ये उस काम को प्रॉपर तरीके से कर रही है, कर रहा है या नहीं, ठीक है। आया वो उस प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली मॉनिटरिंग में हम ये काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है। फिर अगर आप मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर आपको वही बातें स्टेप बाय स्टेप जो है बताई गई है कि ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एक्टिविटीज़। जो ऑब्जेक्टिव आपने प्लान किए थे तो उसको आप ट्रैक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं। इंश्योर दैट प्लान टारगेट आर अचीव इन द टाइमली मैनर। इसी तरह से आप मॉनिटरिंग के दौरान ये भी देख रहे होते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो आया मैं अपने गोल्स को टाइम मुकर्रर टाइम में जो है उसको अचीव कर लूँगा या नहीं। Track progress of improvement in target indicator of the quality and attribute of the system, such as timeline of reporting, completeness of reporting, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मॉनिटरिंग के दौरान हमें जो रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग हमें मिल रही होती है तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, बेहतर तरीके से वो हो रही है या नहीं, और प्रॉपर टाइम के साथ वो हो रही है या नहीं। तो ये हम देखते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन द सिस्टम इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट करेक्टिव मेजर्स इन अ टाइमली मैनर। इसी तरह से उस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम ठीक करें, टाइम पर ठीक करें ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। Provide a basis for readjusting resource allocation based on ongoing needs and priorities, ठीक है। मॉनिटरिंग के दौरान जाहिर बात है हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी जगह पर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, किसी जगह पर जो है किसी चीज़ को हमने आगे पीछे करना हो तो उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसको फिर हम काबिल। इसी तरह से हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल implementer of the system are held responsible and accountable for their defined activities। और इसी तरह से आपके साथ जो टीम मेंबर्स होते हैं तो तमाम टीम मेंबर जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब वो जो कुछ भी कर रहे हो तो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के दौरान आप लोगों ने क्या करनी होती है, देखनी होती है।
फिर आपके पास जो दूसरा स्टेप आता है इवाल्वेशन। इवाल्वेशन इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द रिलेवेंस, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। इवाल्वेशन का तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इवाल्वेशन में हम क्या करते हैं, हमने जो प्लानिंग की थी तो देखते हैं कि उस प्लानिंग पर हमने मुकम्मल तौर पर अमल किया है या नहीं, कोई स्टेप्स तो हमसे नहीं रह गया, ठीक है, ये देखते हैं। इसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन, जो अमल हमने किया है उससे हमारे कम्युनिटी पर कैसे असरात पड़े हैं, तो उसके असरात को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये वही बातें आपको इवाल्युएशन में की गई है, इसमें कोई नई बात जो है आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। फिर इसके बाद इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर में क्या है, इंडिकेटर से मुराद वही चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपकी जो हेल्थ है वो मुतासर होती है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर्स आर वेरिएबल्स can be measured repeatedly over time and provide measure of change in a system, ठीक है। इंडिकेटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम वक्तन फ़वक्तन चेक करते हैं और जिसकी वजह से हमारे माहौल में जो है चेंजेस जो है वो रोनुमा हो सकती है, चेंजेस आती रहती है, तो ऐसी वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। Indicator provide useful information on the status of the system and flag areas that need improvement, ठीक है। indicators ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें हमारे सिस्टम की जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, जो हाल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसी तरह से हमारे सिस्टम में अगर कोई कोई गलती हो, किसी जगह पर जो है उसमें कमी हो, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है जिसको फिर हम इम्प्रूव करते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस ए सिंपल काउंट, प्रोपोर्शंस, रेट और रेशो। इसी तरह से जो इंडिकेटर है इसको हम सिंपल काउंट भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के फॉर्म में भी इसका डेटा हमें मिलता है, रेट के फॉर्म में भी मिल सकता है या रेशो में भी मिल सकता है। सही है, समझ आ रही है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इसी तरह से इंडिकेटर्स के आपके पास टाइप्स है। इंडिकेटर कैन बी क्लासिफाई इन वेरियस वे इन द लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच। लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच के मुताबिक देयर आर 5 टाइप ऑफ इंडिकेटर: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। तो ये आपके पास 5 इंडिकेटर्स है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल इसको कवर कर लेंगे और इसके साथ साथ दूसरा जो 9th यूनिट है उसको भी फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।